Shall we let's start. So we'll finish the little part of mass spec that we are left with. मैं तुम लोगों को पहले रिकॉल करा देता हूँ एनालिटिकल में हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या रह गया, ठीक है. So we're done with the first learning outcome which was regarding infrared spectroscopy. So we know how we use the infrared spectroscopy to identify functional groups. Main role जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू वो ग्राफ्स दिए होंगे आपको और आपसे बोलेंगे आप फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लें. एंड दैट्स द ओनली लर्निंग आउटकम दैट यू हैव टू डू एज पार्ट ऑफ योर एएस कोर्स. एएस में मास स्पेक के अंदर हम ये जो 6 लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं उनमें से पहले 2 लर्निंग आउटकम्स कर चुके हैं. लाइक एंड दोज लर्निंग आउटकम्स डील विद वो नहीं याद है हमें किया था लाइक रिलेटिव अबंडेंस दी होती है या आइसोटोपिक अबंडेंस दी होती है और मास टू चार्ज रेशियो दिया होता है, उसको यूज करके रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना, वो जो हमने किया था. दैट इज समथिंग दैट डील्स विद दीज क्या नाम है ये जो 2 लर्निंग आउटकम्स दैट दोज डील विद द रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेशन. हमने ये शुरू वाले 2 कर लिए थे. जो बाकी नीचे 4 लिखे हुए ना दीज आर द वंस दैट विल बी फिनिशिंग इन टुडेज क्लास. ये नई चीज़ है, आपको अपने एएस के पास पेपर्स में कहीं नहीं मिलेगी. लाइक आपको A2 के पास पेपर्स में ये मिलेगी. तो मैं उसमें से ना पास पेपर्स निकाल के ले आया हूँ द वंस दैट आर रेलेवेंट. और आपका जो स्पेसिमेन पेपर है ना उसमें भी इसका एक क्वेश्चन है. आई डू स्पेसिमेन पेपर विथ यू टुमारो, ठीक है. लाइक तो स्पेसिमेन पेपर में जो हमने फेब मार्च का पेपर किया था ना उसमें मास स्पेक का कोई सवाल नहीं था. स्पेसिमेन पेपर में एक मास स्पेक का सवाल है जो कि पहले A2 में आता था. लाइक विल प्रैक्टिस दैट इन टुमारोज क्लास. मैं A2 के कुछ क्वेश्चन आज निकाल के ले आऊँ. तो ये जो तुम्हें लग रहा है ना खौफनाक चीज़ें जो लिखी हुई है बहुत आसान. Let's go through them one by one. We'll finish the topic by the end of the class. पहली चीज मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है ऑन मास स्पेक्ट्रोमेट्री. डू यू रिमेंबर द ग्राफ के एक्सिस क्या थे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में? रिलेटिव अबंडेंस अगेंस्ट व्हाट? द मास टू चार्ज रेशियो. दीज वर द एक्सिस. आपको जब मास स्पेक का ग्राफ दिया जाता है ना लाइक लेट्स से एक सिंपल मास स्पेक का आपके पास इमेजिन करो ग्राफ दिया हुआ है. ये मास टू चार्ज रेशियो है. मास टू चार्ज को m रेशियो z भी लिखते हैं, m रेशियो e भी लिखते हैं. मास टू चार्ज ये होता है. इस मास टू चार्ज रेशियो के अंदर जो चार्ज की वैल्यू होती है ना वो हमेशा +1 कंसिडर की जाती है. क्या कंसिडर की जाती है? +1 कंसिडर की जाती है. प्लीज रिमेंबर दैट z इज कंसिडर्ड एज व्हाट? एज +1. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप हमेशा अज्यूम करेंगे z की वैल्यू क्या है? +1 है, ठीक है ना. इसके पीछे लॉजिक क्या होती है कोई आपसे नहीं पूछेगा बिकॉज फंक्शनिंग ऑफ अ मास स्पेक्ट्रोमीटर आपके कोर्स में नहीं है. कि मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन किस तरह काम करती है वो कोर्स में नहीं है. सिर्फ उसके जो रिजल्ट आता है ना ग्राफ पे वो आपको पढ़ना आना चाहिए. तो हम उसी पे बेसिकली फोकस कर रहे होंगे. सो जब भी आप मास स्पेक का ग्राफ देखते हैं द ग्राफ इज रिलेटिव अबंडेंस अगेंस्ट व्हाट? रिलेटिव अबंडेंस अगेंस्ट मास टू चार्ज. अब ये मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होता है? जब आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ग्राफ देख रहे होंगे तो जो आपके पास पीक आती है ना विद द हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो. क्या बोल रहा हूँ? द पीक विद द हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो. उस पीक को हम मॉलिक्यूलर आयन पीक बोलते हैं. सिंपल होता है, ठीक है. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक? द पीक विद द हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो. द पीक विद द हाईएस्ट का मतलब ये नहीं है टॉलेस्ट. समझ में आ गई? हाईएस्ट का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में हाईएस्ट वैल्यू. समझ में आ गया? हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो, नॉट द टॉलेस्ट पीक. समझ में आ गया ना? टॉलेस्ट ही मैंने कहा है. सो द पीक विद द हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो with the highest mass to charge ratio is termed as the molecular ion peak. Is termed as the molecular आयन पीक. आप पहले ये वर्ड समझो, ये मॉलिक्यूलर आयन क्या चीज़ बोल रही है. देखो यार चार्ज हम बोलते हैं ना हमेशा +1 होता है स्पीसी पे, तो वो एक आयन बन जाता है विद अ +1 चार्ज. लाइक और ये जो आपके पास होता है ना मॉलिक्यूलर आयन, ये होता क्या है? इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल कैपिटल M और इसके ऊपर +1 चार्ज होता है तो हम इसको लिख देते हैं M+. क्या लिख देते हैं? M+. तो मॉलिक्यूलर आयन पीक को बोला जाता है M+ पीक. क्या बोला जाता है? M+ पीक हुआ है. सो अगेन पहले ये टर्म समझो मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है, फिर मैं तुम्हें इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ. एक होना चाहिए ना क्यों पढ़ना है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पीक, तभी मैं बताता हूँ. सो मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है? इट्स द पीक ऑन द मास स्पेक्ट्रोमीटर which has the highest mass to charge value. ठीक है. इसकी हाइट कितनी होगी? Of no significance right now. Just remember the value of the mass to charge ratio will be what? Will be the highest. So the peak with the highest mass to charge ratio is known as the molecular ion peak. Is denoted by the symbol M+. What's the significance of the M+ peak? ये जो M+ peak होती है ना, इसका जो mass to charge value होता है ना, वो एक्चुअली उस जो भी मॉलिक्यूल होता है ना उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है. सो मॉलिक्यूलर आयन पीक is significant
is significant because it reflects what? Because it reflects the molecular mass of the sample. It reflects what? The molecular mass of द सैम्पल। तो आप जिस सैम्पल के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री रन करें ना, इसमें जो भी आपने ऑर्गेनिक सैंपल डाला हुआ है, तो उस ऑर्गेनिक सैंपल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना, लाइक वो मॉलिक्यूलर आयन पीक डिनोट करी होगी। और किस तरह डिनोट करी होगी? जो भी मास टू चार्ज रेशियो की वैल्यू होगी वो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मीथेन का होता सैंपल, मीथेन का सैंपल होता, उसका मैं मास स्पेक्ट्रोमीटर रन कर रहा होता, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक पे ये मास टू चार्ज रेशियो क्या आ जाता? CH4 का 16 आ जाता। क्या आ जाता? 16 आ जाता। अगर फॉर एग्जांपल ईथेन होता तो मेरे पास कितना आ जाता? C2H से लगा 30 आ जाता। तो मेरे पास ये जो है वो 30 की वैल्यू आ जाती है फॉर एग्जाम्पल, जो भी वैल्यू बनती है। तो जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी ना, वो जिस मास टू चार्ज रेशियो पे कट कर रही होती है, वो एक्चुअली उस सैंपल का क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या होता है? ये सिग्निफिकेंस हो जाती है M+ पीक की। जो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक M+ लिखा हुआ है ना, उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि जिस मास टू चार्ज रेशियो पे कट कर रहा होगा वो एक्चुअली क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल होगा। इसको हम बोलते हैं MP। क्या बोलते हैं इसको? MP या M+ पीक। याद रखो यार, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जितने भी स्पीसीज डिटेक्ट होते हैं ना, वो सब बाय डिफॉल्ट जो होंगे वो क्या होंगे? +1 चार्ज वाले होंगे। क्या होंगे? +1 चार्ज वाले होंगे। तो अगर लेट्स से ये अगर मीथेन का सैंपल होता और यहाँ पे ये 16 पे कट कर रहा होता, तो मैं बोलता भाई जो स्पीसी जिसकी वजह से ये पीक आ रही है वो क्या है? वो पूरा मीथेन का मॉलिक्यूल है विद अ +1 चार्ज, यानी CH4 +1 चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? CH4 +1 चार्ज होता है। तो दैट इज द M+ पीक। अब मैं तुम्हें कुछ कंपाउंड्स की ना M+ पीक दिखा देता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा देख के अपने दिमाग को यूज टू कर लो। और याद रखो ये तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है ना, यहाँ और कोई पीक्स नहीं बनाई है। जब आप मास स्पेक देते हैं किसी भी कंपाउंड को, बहुत सारी पीक्स होती है, उसमें जो हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो पे पीक होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द मॉलिक्यूलर आयन पीक, एंड दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल। ये अपने जहन में रखो। शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स। सो दिस ओवर हियर इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेन, ऑफ व्हाट? पेंटेन। तो अगर तुम इसका MR निकालोगे पेंटेन का, तो 5 कार्बन होते हैं ना, तो 5 × 12 करो, कितना बनता है यार? 60। और फिर ये हाइड्रोजन ऐड करो, कितना बनता है? 12। तो 622 हो गया आपके पास। तुम देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो पे जो पीक आ रही है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो ये जो आप पीक है, आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे दिस ओवर हियर इज द M+ पीक। इसको ये बोला जाता है मॉलिक्यूलर आयन पीक। अगर मैं बोलूंगा लिखो फॉर्मूला ऑफ द स्पीसीज दैट इज गिविंग यू दिस पीक, अगर मैं बोलूंगा ये लिखो आप, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे C5H12 और प्लस चार्ज डाल देंगे। समझ में आ गई? ये आपके पास स्पीसी होगा। या पूरा इस तरह लिख दो और एंड में एक प्लस चार्ज डाल दो। कुछ लूज नहीं हुआ है, समझ में आ गई? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में से क्या हुआ है? निकला है। इसकी वजह से ये +1 चार्ज है। खैर वो तुम बेसिस छोड़ो, वो तुमसे पूछते ही नहीं एग्जाम में, डोंट वरी अबाउट दैट। बस याद रखो जो भी चीज डिटेक्ट हो रही होगी ना, जिसकी वजह से पीक आ रही होगी, उसके ऊपर एक +1 क्या होगा? चार्ज होगा। लाइक तो यहाँ पे आपके पास जो सबसे हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो पे पीक आ रहा है, वो वैल्यू है उसका 72। और वो 72 जो है वो किस स्पीसी की वजह से? इस पूरे मॉलिक्यूल की वजह से, विद अ +1 चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। ये इसकी वजह से आपके पास ये पीक आ रही है। दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक इन दिस पर्टिकुलर मास स्पेक्ट्रोमीटर। तुम देख लो और भी पीक्स हैं यहाँ पे, तो अभी तो मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। अभी आगे जाके हम कुछ इन पीक्स के बारे में और भी चीज़ें देख रहे होंगे। लाइक तो फॉर नाउ जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। हम कौन सी पीक सिर्फ ढूंढना चाह रहे हैं अभी? M+ पीक। ठीक है, कौन सी वाली? M+ पीक, जो मॉलिक्यूलर आयन पीक कहलाती है विद द हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो। फिर ये देखो, ये आइसोमर ऑफ क्या नाम है? पेंटेन है। जो पीछे हमने पेंटेन मॉलिक्यूल का देखा था, ये उसका आइसोमर है। तो उस आइसोमर का भी जाहिर सी बात है, जो हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो होगा वो तो सेम ही होगा ना। दैट विल आल्सो बी अ वैल्यू ऑफ व्हाट? 72। तो अभी ये तुम्हारे पास है मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन, इसका MR भी 72 होता है। तो इसकी भी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी वो मास टू चार्ज रेशियो किस पे आएगी? 72 पे आएगी। तो जस्ट रिमेंबर, ये जो वैल्यू होती है हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो वाली है, ये जो वैल्यू होती है आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल इंडिकेट कर रही होती है। और ये पीक जो होती है वो किस स्पीसी की वजह से आ रही होती है? पूरे मॉलिक्यूल की वजह से आ रही होती है, विद एन ओवरऑल +1 चार्ज ऑन व्हाट? ऑन द मॉलिक्यूल। और वो +1 चार्ज सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में कहीं से लूज हो जाता है, उसकी वजह से बेसिकली आपके पास +1 चार्ज आ रहा होता है। वो बेसिस आपसे नहीं पूछा जाता। यूजुअली मास स्पेक की जो मशीन होती है ना यार, उसमें सैंपल जब डाला जाता है ना, उसको वेपराइज किया जाता है और फिर उसको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से हिट किया जाता है, जिसकी वजह से सैंपल आयनाइज हो जाता है, प्लस उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं कभी, ठीक है ना। और कभी कभी सैंपल टूट भी जाता है, उसको फ्रैगमेंटेशन भी बोलते हैं। अभी मैं तुम्हें आगे जाकर बताता हूँ फ्रैगमेंटेशन। ये सारी जो तुम्हें नजर आई ना बाकी पीक्स, ये फ्रैगमेंटेशन की वजह से नजर आ रही होती है। लाइक ठीक है ना आपके पास। और इन पीक्स को, फ्रैगमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एग्जाम में ये पूछते हैं, मैं आगे जाके भी आपको बताऊँ।
इस तरह आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक और एग्जांपल है पेंटेन 3 की, इसमें तो नजर आ रहा है हाईएस्ट मास टू चार्ज वैल्यू जो है वो किस पे 86 पे, तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस पीक ओवर हियर बिकम्स द मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑफ पेंटेन 3 और आपके पास अगर मैं पूछूंगा कौन से स्पीसी की वजह से आ रही है तो आप यही पूरी चीज लिखेंगे विथ व्हाट, विद अ +1 चार्ज, दैट इज द स्पीसी दैट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, दिस पर्टिकुलर पीक। अब ये जो पीक्स है ना ये क्या इंडिकेट कर रही होती है, ये भी कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही होती है, ये मैं अब तुम्हें बताऊंगा। सो मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंटेशन ये होता है, लेट्स से आपके पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, इधर देखिए ऑफ यू, उसको मैं ऐसे ना लेटर्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। लेट्स से यू हैड एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्म ABC, ठीक है, और ये जो A और B के बीच में ये बॉन्ड है और B और C के बीच में भी बॉन्ड है, ठीक है। जब मैं इसको सैंपल को ABC ऑर्गेनिक सैंपल है, इसको जब मैं डालूंगा ना मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर लाई, तो पहले ये सैंपल वेपराइज किया जाता है और फिर सैंपल को हिट किया जाता है विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो उसको हिट करती है। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सैंपल को हिट करती है ना तो अक्सर ऐसा होता है सैंपल से एक इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर देती है और +1 चार्ज आ जाता है। अक्सर ये होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ नहीं करती बल्कि कुछ बॉन्ड्स को तोड़ भी देती है, लाइक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड्स टूट भी जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होंगे वो टुकड़ों में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? टुकड़ों में आ जाएंगे, लाइक। तो इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे पास इसका एक मॉलिक्यूल मैं लूँ और उसको तोड़ दूँ, उसको तोड़ूँ और तोड़ के मैं बोलूँ भाई उसके 2 फ्रैगमेंट बन गए, तो एक पॉसिबिलिटी वो फ्रैगमेंट बनने की क्या होगी कि आपके पास एक फ्रैगमेंट बन जाएगा AB, करेक्ट, और एक और फ्रैगमेंट जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा? C हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। या ऐसा भी तो फ्रैगमेंटेशन हो सकता है कि आपके पास जो है वो फ्रैगमेंट क्या बन जाए? BC बन जाए और साथ जो है वो आपके पास एक चीज़ क्या आ जाए? A आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो जाएं यार, A भी अलग हो जाए और B भी अलग हो जाए और C भी अलग हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लाइक। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं किसकी? फ्रैगमेंटेशन की। किसकी? फ्रैगमेंटेशन की। जब मॉलिक्यूल क्या नाम है, और ऐसी बात है जब आप सैंपल डालते हैं मास स्पेक्ट्रम में, कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी होता है यार, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना। तो हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स टूटे, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल टूटे और ये चीज़ बन जाए, आपके पास AB बन जाए और साथ C बन जाए। कुछ मॉलिक्यूल्स टूटे हो सकता है और आपके पास BC बन जाए और साथ A बन जाए। कुछ टूटे और आपके पास A अलग हो जाए और B अलग हो जाए, C अलग हो जाएगा। सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपके पास। होएगा ये कि जो जितने भी स्पीसी अलग अलग है ना, ऐसी बात है इसका जो मास टू चार्ज रेशियो होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इसका मास टू चार्ज रेशियो, और इसका जो मास टू चार्ज रेशियो होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, करेक्ट। इसका मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होगा, लाइक, और ABC का अपना अपना मास टू चार्ज रेशियो होगा। ये सारे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो इन सबको भी डिटेक्ट कर लेता है, और इनके मास टू चार्ज रेशियोज जो होते हैं उनकी भी क्या आना शुरू हो जाती हैं? पीक्स आना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ एक कॉमन आप चीज़ अज्यूम करते हैं इन सारे फ्रैगमेंट्स में, और वो कॉमन चीज़ ये होती है कि सब पे क्या होगा? +1 चार्ज होगा। क्या होगा? +1 चार्ज होगा। तो एक्चुअल जो मास टू चार्ज रेशियो आ रहा होगा ना, उसमें चार्ज की वैल्यू अगर आप +1 डाल दें तो एक्चुअल जो चीज़ आपके पास आ रही होती है वो मास ऑफ द फ्रैगमेंट आ रहा होता है। क्या हो रहा होता है? मास ऑफ द फ्रैगमेंट आ रहा होता है। तो ये कैच आपको बस पिक करना होता है एग्जाम में। अब मैं एक एक्चुअल एग्जाम्पल लेता हूँ एंड लेट मी शो यू एग्जैक्टली हाउ दैट एग्जाम्पल वर्क्स। तो ये आपके पास हो गया। सो लेट्स से आपके पास अगर एक सैंपल है, बल्कि आगे कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह जो है वो खत्म हो जाएगी हमारे पास। सो लेट्स से आपके पास एक सैंपल था प्रोपेनॉन का, ठीक है, और मैं इसकी कर रहा हूँ, इसका आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर का ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यार, ऑफ यू ऑन द बोर्ड। सबसे पहले तो मैं मॉलिक्यूलर आयन पीक दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं जो यहाँ पे पीक्स बना रहा हूँ ना, उनकी हाइट को इग्नोर करना, इग्नोर द हाइट। अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो किस मास टू चार्ज रेशियो पे हाइट वो पीक आ रही है। हाइट ऑफ द पीक इज इररिलेवेंट फॉर नाउ, ठीक है। तो आपके पास जो है लेट्स से एक पीक आती है एट दिस मास टू चार्ज वैल्यू, तो एट दिस मास टू चार्ज वैल्यू, और लेट्स से ये जो वैल्यू थी मास टू चार्ज की वो थी 58, एक ये पीक होगी, ठीक है। लेट्स से एक और पीक आपके पास आ रही है एट मास टू चार्ज वैल्यू ऑफ लेट्स से 15, ठीक है, और एक और पीक आपके पास आ रही है एट अ मास टू चार्ज वैल्यू ऑफ लेट्स से 43, ठीक है, 43। और एग्जाम में आपको बोलते हैं आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्पीसीज दैट आर प्रोड्यूसिंग दीज टू पीक्स, लेट्स से, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ये बोलता है, लेट्स से मैं लेबल कर देता हूँ इन पीक्स को। ये पीक A थी, ये पीक B थी और ये पीक C थी। पहले बताओ मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी होगी? पीक C हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। दैट बी द मॉलिक्यूलर आयन पीक। सो दिस ओवर हियर विल बिकम व्हाट? विल बिकम द मॉलिक्यूलर आयन पीक। ये आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक हो जाएगी, जिसको हम M+ से डिनोट करते हैं, विच इंडिकेट्स व्हाट? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल, लाइक। तो ये जो आपके पास होगा CH3CO CH3, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बेसिकली 58 होगा। नाउ लेट्स सी ये दोनों पीक्स क्यों आई। इधर देखो, आई नीड योर अटेंशन, एक बार यहाँ देखो यार। अगर मैं प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर क्या है? CH3
फिर आपके पास सी डबल बॉन्ड O और फिर CH3, करेक्ट। अभी गौर से देखो, स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे यही आएगा यार, जो मेरी असम्पशन है ना वो इसी तरह का सवाल आएगा। ये 58 है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो तुम कोई इस कंपाउंड को इस तरह दो टुकड़ों में करो कि एक टुकड़ा 15 वाला बन जाए, एक टुकड़ा 43 वाला बन जाए, वो आपके फ्रैगमेंट हो जाएंगे, बस सिंपल सा हो जाएगा। लाइक तो 15 का टुकड़ा जो सबसे कॉमन होता है वो CH3 होता है, 12 + 3 दैट इज 15। लाइक तो मोस्ट लाइकली जो 15 वाली पीक आपके पास आ रही होगी, ये किसकी वजह से आ रही होगी, ये फ्रैगमेंट CH3 प्लस की वजह से आ रही होगी, करेक्ट। और जो आपके पास जो B वाली पीक है, ये मोस्ट लाइकली किसकी वजह से आ रही होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O फ्रैगमेंट की वजह से आ रही होगी, ये इसकी वजह से आ रही होगी। और जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो ऐसी बात है पूरे मॉलिक्यूल की वजह से आ रही होगी, तो वो होगी CH3 CO CH3 प्लस पीक, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर आयन पीक। ठीक है, तो आपने तीनों जो तो आपके पास पीक्स आ रही है उनके फ्रैगमेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। बस याद रखो जो भी फ्रैगमेंट तुम लिखोगे ना यहाँ पे उस पर +1 चार्ज बस बाय डिफॉल्ट डाल देना। यहाँ जो मास टू चार्ज रेशियो में जो Z वैल्यू होती है वो हमेशा +1 होती है। लाइक फॉर योर कोर्स यू विल ऑलवेज बी टेस्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ Z बीइंग इक्विवेलेंट टू +1, तो बेसिकली मास टू चार्ज रेशियो आपको मास ही दे रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर मास हो गया ऑफ द सैंपल, और ये जो दो हैं वो फ्रैगमेंट्स हो गए जो इसी क्या नाम है मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं इस टाइप के उसको टूट के बने होंगे। याद रखो एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता जिससे सारे फ्रैगमेंट आ जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। एक सैंपल में, एक सैंपल ऑफ प्रोपेनॉन में कोई एक प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, बहुत सारे प्रोपेनॉन के मॉलिक्यूल्स होंगे। कुछ टूट के ये फ्रैगमेंट्स दे देंगे, कुछ टूट के ये फ्रैगमेंट्स दे देंगे, कुछ टूट के आपको ये फ्रैगमेंट्स दे देंगे। ये फ्रैगमेंट तो नहीं तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल आपके पास आ रहा होगा। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी आ रही होंगी, ये डिटेक्टर को हिट करेंगी और जो आपके पास मास स्पेक्ट्रोमीटर होगा वो आपको इस तरह की पीक्स देना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये जो हाइट ऑफ द पीक होती है ना, ये मैं क्यों बोल रहा था अभी नो करो, बिकॉज जितना फ्रीक्वेंटली एक स्पीसी आके हिट करता है डिटेक्टर को, उतनी उसकी हाइट जो है वो क्या होती जाती है, पीक की बढ़ती जाती है। बिकॉज जितना फ्रीक्वेंटली वो हिट करता है इसका मतलब उतना अबंडेंट वो पर्टिकुलर क्या नाम है फ्रैगमेंट, या उतना अबंडेंट वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेटिव अबंडेंस इस तरह आती है, बट वो आप टेंशन ना लें। यूजुअली यहाँ पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, अबंडेंस आपको दी हुई होती है, लाइक लिखी हुई होती है, या ग्राफ से आप आराम से रीड कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो ये हो गया एक सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ मॉलिक्यूल जिसमें मैंने तुम्हें फ्रैगमेंटेशन दिखाई है। ये तुम्हारे कोर्स में पहले A2 में होता था, AS में नहीं होता था। तो मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंटेशन आपको कोई पास पेपर में नहीं मिलेगी। सिर्फ पास पेपर में जो आपको मास स्पेक्स से चीज़ रेलिवेंट मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी कि आपने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया यूजिंग व्हाट, यूजिंग द डिफरेंट आइसोटोप्स एंड देयर अबंडेंसेस, बट अदरवाइज और कुछ भी आपको जो है वो पास पेपर में उससे रेलिवेंट नहीं मिलेगा। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं और आप आइडेंटिफाई करेंगे, सही है। डिजाइन आपको एक कंपाउंड का दिया है, क्या नाम है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, और वो मास स्पेक्ट्रम, और वो है कंपाउंड पेंटेन 3-on। ठीक है, और आपको एग्जाम में बोला है भाई इन 3 पीक्स को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाली पीक आइडेंटिफाई करो, ये क्यों आ रही है, एट मास टू चार्ज रेशियो ऑफ 86, जो सबसे पहली वाली पीक आपके पास आ रही है दैट इज एट 86। तो ये जो 86 पे आ रही है, नहीं स्पीसी बताना है, विच स्पीसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्लस, तो आप जो है वो पूरा स्पीसी लिख देंगे अलॉन्ग विथ व्हाट, विद द प्लस साइन। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CO CH2 CH3 और पॉजिटिव साइन लगा दें। ठीक है, ये आपके पास आ गया, दैट्स द मॉलिक्यूलर आयन पीक। जो आपको 86 पर नजर आ रही है दैट इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर आयन पीक। इसको आप लिख भी सकते हैं, दिस इज दी M+P। ठीक है, अब आते हैं जो बाकी 2 पीक्स लेवल की हुई उसने। अगेन वही चीज़ करो जो मैं तुम्हें भी कही थी। ये कितने 86, इन दोनों को ऐड करो कितना बन रहा है 86। तो तुमने इसको इस तरह तोड़ना है यार। एक तो ये तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ यार, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो। CH3 क्या होता है 15, CH2 क्या होता है 15 + 14 क्या होता है। मसला ये है भी तुम AS में A2 वालों बच्चों के लिए ना ये नशा होता है, तो उनका नंबर याद होते हैं 15 ये 29 ये फला फला। तुम लोग फर्स्ट टाइम करो, थोड़ा सा उसको ना लाइक तो आहिस्ता आहिस्ता करके तुम एग्जांपल्स करोगे ना, गेट यूज टू इट। ठीक है ना, तो याद रखो मिथाइल फ्रैगमेंट 15 होता है, इथाइल फ्रैगमेंट जो होता है वो 29 हो जाता है। लाइक फिर आप इसके नेक्स्ट वाला प्रोपाइल में आएंगे 14 और ऐड कर देते हैं। इस तरह ये फ्रैगमेंट आप इस तरह थोड़े बहुत ना फ्रैगमेंट्स याद कर लेते हैं, बिकॉज इट्स एन ईजी वे, एग्जाम में आप अपना टाइम सेव कर लेते हैं ये करने से। ठीक है, तो ये जो 29 है ना टिपिकल इथाइल फ्रैगमेंट है। टिपिकल क्या है, इथाइल फ्रैगमेंट है। ये जो होगा ना, अगर मैं यहाँ से इथाइल निकाल दूँ ना, तो जो ये पूरी चीज़ बचती है ना, वो बेसिकली ये वाला फ्रैगमेंट हो जाएगा, खत्म। लाइक तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कि मास टू चार्ज रेशियो क्या नाम है 29 पे आपके पास जो है वो किस पीसी की वजह से आ रहा है, मास टू चार्ज रेशियो 57 किस पीसी की वजह से आ रहा है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 प्लस। और भी पिक्स हो सकता है, वो एग्जामिनर यहाँ शो नहीं किए हैं। अभी तुम मुझसे पूछो सर ये जो छोटी छोटी पिक्स आ रही हैं ये क्या है,
तो बहुत सिंपल होता है, ये तुमसे पूछते नहीं है बड़े। तो देखो यार, ये जो आपके पास ये वाली पीक होगी ना, मोस्ट लाइकली एक हाइड्रोजन को निकल गया होगा एक्स्ट्रा, ये छोटी सी पीक आ गई होगी यार। एक में आपको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नजर आ जाएगा, ये छोटी सी पीक नजर आ जाएगी। लाइक आपसे पूछी नहीं जाती है, रेलिवेंट पीक्स होती हैं नॉर्मली, आपसे पूछी नहीं जाती है। लाइक ठीक है, 57 पे जो आपके पास आ रहा है वो किस चीज़ से होगा, वो किस पीसी की वजह से होगा, CH3 CH2 CO प्लस, ये आपका 57 वाला बन जाएगा। लाइक तो बहुत सा होता है फ्रैगमेंटेशन, तुम्हारे कोर्स में जो आएगा ना वो इतना हलवा होएगा लाइक कि बस तुम्हें थोड़ा सा अगर आइडिया हो ना फ्रैगमेंट्स किस तरह पिक करते हैं, तुम आराम से पिक कर लोगे। और ये मैं तुम्हें एक ऐसी एक वो क्या नाम है वो ईजी वे बता रहा हूँ, ये नहीं हमेशा ऐसा एप्लीकेबल हो। जनरली व्हेन यू सी केसेस ना, लाइक फ्रैगमेंट्स मॉलिक्यूल से ही बनते हैं ना यार। तो जब अगर आपके पास आप वो वाले फ्रैगमेंट्स जोड़ वो आइडेंटिफाई कर लें जिनको जुड़ के पूरा मॉलिक्यूल बनता है, तो सही सी बात है जब आप उनके मास नंबर्स ऐड करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ द मास स्पेक्ट्रम शो यू व्हाट, शो यू फ्रैगमेंटेशन। और इन फ्रैगमेंट्स को यूज करके आप बेसिकली जो ओवरऑल मॉलिक्यूल होता है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक तो होगी मॉलिक्यूलर आयन पीक, फिर एक होती है M+1 पीक। क्या होती है तुम्हारे ख्याल में क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक विल बी दिस जस्ट बाय लुकिंग एट द लेवल? अगर मैं बोलता हूँ एक मॉलिक्यूलर आयन पीक है तो M+1 पीक होगी क्या? मास स्पेक्ट में किस तरह की नजर आई, कुछ आइडिया? लाइक व्हाट विल इट किस मास टू चार्ज रेशियो पे होगी, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। सो पीक आफ्टर नहीं, द पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक का लेट्स से अगर वैल्यू था मास टू चार्ज रेशियो का 80, तो M+1 81 हो जाएगा। अगर वो था लेट्स से 65, तो M+1 क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो जो नंबर लिखा है वो इसका मतलब है भाई, मैं मॉलिक्यूलर आयन पीक जिस मास टू चार्ज रेशियो पे होगी ना, +1 कर दो, नेक्स्ट वाली जो है वो M+1 पीक लाती है। अब तुम बोलो भाई फिर तो ज़्यादा मास वाली वो हो गई, ये तो नहीं हुई। तो ये आप उसको अपने ज़हन में रखेंगे, M+1 पीक को आप अलग रखेंगे। मैं ये बताता हूँ ये आती क्यों है, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका वो बताता हूँ सिग्निफिकेंस क्या होती है, जो काम की बात है वो पहले बताता हूँ, बाकी थ्योरी इसके पीछे भी होती है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। सो आपके पास अक्सर हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट में, याद है पीछे जो मैंने मास स्पेक्ट तुम्हें दिखाए थे उनमें कहीं भी M+1 नहीं थी। मैंने जो आखिरी वाली M पीक जो पीक मुझे नजर आई थी हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो वाली, उसको मैंने M पीक बोल दिया था। M+1 पीक जो है वो सिर्फ हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर में नजर आती है, वो बहुत ही यूनिक होती है। तो मैं भी दिखाऊंगा, तुम देख लो भाई ये वाली M होगी, ये वाली M+1 होगी। जाहिर सी बात है यार, आपके पास M पीक जो होगी ना उसके साथ जो एक होगी ना छोटी सी पीक, वो यूजुअली क्या होती है? M+1 पीक होती है। ये नॉर्मली बहुत छोटी सी पीक होती है, इसको M+1 पीक कहा जाता है। इसका मास टू चार्ज रेशियो मॉलिक्यूलर आयन पीक से एक वैल्यू ज्यादा होता है। क्या होता है? एक वैल्यू ज्यादा होता है। तो मैं पहले ना तुम्हें क्या नाम है इसकी एक छोटी सी डायग्राम दिखाता हूँ M+1 का मतलब क्या होता है पीक का, फिर मैं तुम्हें इसकी थोड़ी सी रियल मास स्पेक्ट में इमेजेस दिखाता हूँ। सो लेट्स से ये अभी हमने प्रोपेनॉन के लिए किया था ना, अभी हमने जब ये स्केच बनाया था तो 15 पे था, 43 पे था, 58 पे था। एक पीक लेट्स से आपको नजर आ रही होती 59 पे, छोटी सी पीक, ठीक है ना। 59 पे कितनी वैल्यू पे? 59 पे। इस पीक को हम बोलते हैं M+1 पीक। तो अगर तुम्हारे जहन में आना ना ये कैसे आ गई भाई, अगर मॉलिक्यूलर मास सैंपल का 58 है तो 59 पे कैसे पीक आ गई भाई? मॉलिक्यूलर मास ही 58 है उसका यार, 59 कैसे होगी? तो 59 इसलिए होती है बिकॉज देखो कार्बन का एक और आइसोटोप एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन 13। क्या बोलते हैं? कार्बन 13। नॉर्मली तुम AR ऑफ कार्बन का ले तो 12, तो अगर तुम 13 लो तो एक नंबर ज्यादा हो जाता है ना लाइक। तो आपके पास आप ये नहीं अज्यूम करते सारे कार्बन 13 है, बस एक कार्बन को अज्यूम करते हैं, वो कार्बन 13 भी आ गया आपके पास, एक कार्बन। तो वो जो कार्बन 13 क्या होता है ना, एक इमेजिन करो पूरे मॉलिक्यूल में एक कार्बन का ऐसा एटम है जो कार्बन 13 है लाइक। तो उसकी वजह से आपके पास क्या आ रही होगी? M+1 पीक आ रही होगी। इस M+1 पीक की जो हाइट होगी ना वो बहुत छोटी होती है। क्या होती है? बहुत छोटी होती है। दैट्स हाउ यू पिक कि ये M+1 पीक है एंड नॉट द मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक है, इसके बाद +1 आपके पास +1 पे जो मास टू चार्ज रेशियो पे एक और पीक नजर आ रही है छोटी सी, दैट बिकम्स व्हाट? द M+1 पीक। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। लाइक एक तो याद करो ये M+1 में +1 डिनोट क्या कर रहा है कि इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई एक ऐसा कार्बन है जो कि कार्बन 12 नहीं है, इंस्टेड क्या है? कार्बन 13 है लाइक। तो उसका आपने यार 12 की जगह क्या लेना है? 13 लेना है, इसलिए वो M+1 हो गया लाइक। समझ में आ गया? इसलिए आप यहाँ पे जो डिनोट करते हैं उस पीक को क्या करते हैं? विद वन वैल्यू ग्रेटर देन द मॉलिक्यूलर आयन पीक की वैल्यू डिनोट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉन का जो आपने पास था, ये प्रोपेनॉन का है आपके पास जो क्या नाम है मास स्पेक्ट दिया हुआ है। प्रोपेनॉन का जो मॉलिक्यूलर आयन पीक था वो 58 पे था। 59 पे जो आपको छोटा सा पीक नजर आ रहा है वो M+1 पीक है। ये M+1 पीक क्यों आपको पढ़ाई जाती है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं तुम्हें जरा दिखा दूँ ये लाइक M1 M+1 पीक दोबारा। ये है रिलेटिव अबंडेंस, ये मास टू चार्ज रेशियो नजर आ रहा है। पीक कितना बड़ा है? M+1 देख लो रिलेटिवली कितना छोटा है, ये 1 यूनिट आगे होगा बस। क्या होगा? 1 यूनिट। द डिफरेंस ऑफ
देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 मास टू चार्ज यूनिट बिटवीन दीज टू पीक्स. सिर्फ एक क्या नाम है आर्बिट्रेरी यूनिट का डिफरेंस होगा बिटवीन व्हाट, बिटवीन द m एंड द m+1 पीक दैट यू सी है. सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी, जो एक्चुअल चीज़ आपने एग्जाम के लिए करनी है. सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको एग्जामिनर, क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको एग्जामिनर जो m पीक है इसकी रिलेटिव अबंडेंस दे दे, क्या दे दे, या ग्राफ दे दे जिससे आप पढ़ लें वो रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और इसकी भी रिलेटिव अबंडेंस दे दे, क्या दे दे, रिलेटिव अबंडेंस दे दे, दोनों की अगर आपको रिलेटिव अबंडेंस दे दे तो और आपको पता ना हो कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो आप आराम से उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं. किस तरह, उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, फार्मूला आपके कोर्स में याद करके जाना है, देगा नहीं एग्जामिनर, आपने याद करके जाना है, ठीक है. वो फार्मूला क्या होता है, दैट इफ यू हैव द अबंडेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन पीक एज वेल एज दी m+1 पीक, अबंडेंस की वैल्यूज होंगी ना, लाइक जो भी एग्जामिनर आपको वैल्यू देगा या ग्राफ से आप वो वैल्यू वाई एक्सिस से पढ़ लेंगे, तो आप उसको यूज करके क्या निकाल सकते हैं, वी कैन यूज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ the m plus and m+1 peaks, m+1 peaks can be used to determine the number of carbon atoms, in an organic molecule, using the following expression, और वो एक्सप्रेशन क्या है, याद करके जाना है आपको, एग्जाम में एग्जामिनर आपको देगा नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए. n इज इक्वल टू 100/1.1. ये दो नंबर्स कहाँ से आते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. नंबर इस तरह आते हैं कि नॉर्मली जो कार्बन 13 का आइसोटोप होता है ना कार्बन का, उसकी अबंडेंस इज जनरली 1.1%, बहुत थोड़ी सी वैल्यू होती है, बस इतना याद कर लो, दैट विल बी फाइन. 100 जो होती है दैट इज जनरली टेकन एज द अजम्पशन के कार्बन 12 की अबंडेंस इतनी ज़्यादा है, लाइक या सारे कार्बन की टोटल अबंडेंस इतनी ज़्यादा है. सो 1.1 इज व्हाट द अबंडेंस ऑफ कार्बन 13 आइसोटोप, बहुत कम वैल्यू होती है, इसलिए फॉर्मूले में लिखी होती है. पता होना आपको जरूरी नहीं है, बट मैं से बताऊँ 1.1 की लॉजिक मैंने आपको बता दी है, 1.1% क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस of the m+1 peak divided by abundance of the m peak, तो ये फॉर्मूला होता है. आपको एग्जामिनर, गौर से सुन लो, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेगा. समझ में आ गई, लाइक क्वेश्चन में लिखी होंगी या ग्राफ दे देगा, उससे आप रीड कर लेंगे. लाइक आपको बस ये दो प्लग करनी है फॉर्मूले में, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी जो कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होगी. अगर वैल्यू आए 3.2 तो आप 3 कंसिडर करेंगे, 3.7 3.8 आ जाए आप 4 कंसिडर कर लेंगे. इस तरह आप राउंड ऑफ करते हैं. लाइक सो यू कैन इजीली डिटरमिन व्हाट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजिंग द m एंड दी m+1 पीक. ये m+1 पीक की क्या होती है, सिग्निफिकेंस होती है. ये फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन आपके कोर्स A2 में भी नहीं है. लाइक यू कैन इजीली, अगर आपको इंटरेस्ट हो आप गूगल पर जाएं, थोड़ा सा आपको मैथ आनी चाहिए, लाइक आप आराम से चीज़ डेरिवेशन भी समझ सकते हैं. लाइक कोर्स के अंदर कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज़ आपको आना चाहिए और फॉर्मूला आपको आना चाहिए. वहाँ पे अक्सर फॉर्मूले में उल्टा पुल्टा लिख के आ जाता है, हम लोग 100 और 1.1 स्वैप कर देते हो या ये दोनों में से कोई चीज़ स्वैप कर देते हो. मेक श्योर कि आप फॉर्मूला अच्छी तरह याद करें, बिकॉज फॉर्मूला आपको नहीं दिया होगा, आपको ये खुद फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना होगा टू डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है, तो अब मैंने यहाँ समराइज किया हुआ जो हमने पीछे पढ़े. सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन्वॉल्व्स बॉम्बार्डमेंट ऑफ द वेपराइज्ड सैंपल विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. दिस हैज़ टू इंपॉर्टेंट आउटकम्स. या तो ये स्पीसीज बनाएगा विदाउट फ्रेगमेंटेशन, यानी पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर आयन आपके पास आ जाएगा, या ये स्पीसीज बनाएगा विद फ्रेगमेंटेशन, यानी आपके पास टुकड़ों में जो है वो मॉलिक्यूल्स कुछ टूट जाएंगे और वो फ्रैगमेंट्स भी आइडेंटिफाई हो रहे होंगे. जाहिर सी बात है, ये दोनों चीज़ें हो रही होती हैं. आपके पास जब एक सैंपल डाला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एक ही टाइप के, लाइक तो कुछ टूटते हैं कुछ नहीं टूटते हैं, दोनों चीज़ें आपके पास साथ हो रही होती हैं. फ्रैगमेंटेशन जनरली इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज ऑफ दीज बॉन्ड्स
लाइक हाइपोथेटिकली एनी बॉन्ड कैन ब्रेक, समझ में आ गया नहीं? तो मैंने ऐसे लिखा है थ्योरेटिकली तुम्हें बताने के लिए, ये बॉन्ड्स होते हैं जो कॉमनली टूट रहे होते हैं fermentation के अंदर. The peak with the highest mass to charge ratio is said to be what? The molecular ion peak. The molecular ion peak corresponds to the molecular mass of the sample. Like there is a small m+1 peak visible on a high resolution mass spectrometer as well. This m+1 peak results due to what? Due to some molecules containing the rare isotope of carbon, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन 13 बोलते हैं. Don't confuse this with carbon 14 please. कार्बन 14 रेडियो एक्टिव वाला होता है, वो अनस्टेबल आइसोटोप होता है. 13 नहीं है वो, समझ में आ गई? 13 एक स्टेबल आइसोटोप होता है कार्बन का, पर रेयर होता है, कॉमन नहीं होता जितना 12 होता है. द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 13 इज व्हाट? इज अप्रोक्सीमेटली 1.1%. ये जो है वो आपको दी हुई है नेचर में जो होती है. हर जब ग्राफ आपको दिया जाएगा उसमें एक अलग वैल्यू होगी, आप वो वाली वैल्यू यूज करेंगे. द रेशियो ऑफ द m:m+1p कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो मैंने पीछे लिखा था, n equals 100/1.1 times the abundance of the m+1 peak divided by the abundance of the mp. Now let's try a few questions. ठीक है? An unknown organic compound has a molecular ion peak with a relative abundance of 54.5% and an m+1 peak with an abundance of 3.6%. Calculate the number of carbon atoms in this organic compound. तो बस आप प्लग करें वैल्यूज, मैं जब तक प्लग कर रहा हूँ आप मुझे बस आंसर बता दीजिएगा. n equals to 100/1.1 multiplied by abundance of the m+1 के 3.6 divided by 54.5. What do you get as the value? कितना वैल्यू आ रहा है? डोएफिशिएंट ऐसा है, मैंने प्लगइन जो की है वैल्यूज लाइक फॉर्मूला में पीछे एक दफा लिखा हुआ था, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ. ऊपर आएगा अबंडेंस ऑफ m+1, नीचे आएगा अबंडेंस ऑफ mp. ठीक है ना? आपने जो ऊपर वैल्यूज दी है उसको प्लग इन कर दिया है मैंने. कितना आ रहा है वैल्यू? आंसर 1376. कितना आ रहा है वैल्यू? 1376. नहीं इतना नहीं आएगा, नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा. कितना आ रहा है? 6 कार्बन 6 कार्बन एटम्स. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. लाइक मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अटेंशन में करना, सिर्फ वो नहीं कैलकुलेट करना, और भी चीज़ें करनी है. हाइड्रोकार्बन हैज अ मॉलिक्यूलर आयन पीक एट अ मास टू चार्ज रेशियो ऑफ 84. तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल गया, सही है. दिस पीक हैज अ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 62%. ये m+ पीक की होगी. द m+1 पीक हैज एन m+, जब मैं बोलता हूँ तो मॉलिक्यूलर आयन पीक की बात हो रही होती है. m+1 जो होती है वो अलग पीक होती है. द m+1 पीक हैज एन अबंडेंस ऑफ 4.1%. How many carbon atoms are there in the hydrocarbon? Hydrocarbon है, याद रखो. तो let's calculate the number of carbon atoms. n equals to 100/1.1 multiplied by कितनी है m+1 की? 4.1 divided by 62. What's the value? 6 carbon atoms. तो आपके पास आ गया 6 carbon atoms. याद रखो mr कितने? ऊपर mr दिया हुआ कितने? 84. अब मैं आगे जा रहा हूँ. हाइड्रोकार्बन है, याद रखना. तो कार्बन के अलावा सिर्फ और कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन है. ठीक है? कॉमन लगाना है अभी. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन? सिंपल है भाई, C6 आ गया तो 6 × 12 कितने हैं? 72. तो H आपके पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. कुछ और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस फॉर्मूला लिखे आप. समझ में आ गई? 84 इज द मॉलिक्यूलर मास. तो 72 तो कार्बन का हो गया ना, 6 कार्बन का. तो बाकी 12 बच गया, वो 12 सारे के सारे क्या होंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे. लाइक गिवन दैट पार्ट C, गिवन दैट द हाइड्रोकार्बन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन. साइक्लोहेक्सेन. गुड. सो जस्ट रिमेंबर, हेक्सेन नहीं होगा. कॉमन जो आप C6H12 जो फॉर्मूला देखते हो तो आपको लगता है कोई एल्कीन होगा, हेक्सेन. यहाँ पे उसने बोला इट डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. तो एल्कीन्स का फंक्शनल आइसोमर क्या था? याद होगा तुम्हें? साइक्लोएल्केन्स थे, अगर तुम्हें याद हो. तो ये जो आपके पास बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. दिस विल बी C6H12. ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी. द मास स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनोइक एसिड produces peaks with the following mass to charge ratios 15, 45, 60. अगेन तुम थोड़ा सा अपने सम लगा लो, लाइक इन दोनों को ऐड करो तो ये बन रहा है, ए और बी को ऐड करो तो सी बन रहा है. आइडेंटिफाई द फ्रैगमेंट्स दैट प्रोड्यूस दीज पीक्स. तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ. ये है CH3 C डबल बॉन्ड O and OH. ठीक है? पूछ रहा है कौन कौन से फ्रैगमेंट्स जो हैं वो आपके पास ये वाली पीक्स दे रहे हैं. तो मास टू चार्ज रेशियो में यहाँ लिख रहा हूँ और स्पीसी हमने आइडेंटिफाई करना है. लाइक तो पहला वाला जो है वो तो मॉलिक्यूलर आयन पीक का मैं लिख रहा हूँ 60. तो ये आपके पास हो जाएगा CH3 CO2H और पॉजिटिव चार्ज. ठीक है? व्हाट अबाउट 15 एंड 45? 15 तो रटा हुआ चाहिए तुम्हें. 15 जो है वो आपके पास हो जाएगा CH3 प्लस. एंड व्हाट अबाउट 45? सो CO2 है. सो आपके पास क्या बन जाएगा? फिर यहाँ लिख रहा हूँ. आगे पास 45 जो होगा वो क्या बन जाएगा?
CO2H+ बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से फ्रैगमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी provides a powerful method of analysis for organic compounds। आप कंफ्यूज ना हो इस टर्म से, ये A2 में होता है। अब सवाल A2 के अंदर, ऐसी बात थोड़ा बहुत A2 की चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी, इग्नोर करें आप। NMR आप पढ़ते ही A2 के अंदर है, सही है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड G contains M and M+1 peaks in the ratio of their heights of 74:2.5। Use these data to calculate the number of carbon atoms present in G and show your working। तो अगेन बिल्कुल इस तरह आप करेंगे, N equals to what, 100/1.1 multiply by abundance of M+1 which is 2.5 divided by abundance of M which is 74। What do you get? So the answer is 3 carbon atoms, ठीक है, 3 carbon atoms। Next question, compound J CXHYOZ is also found in some cereals। Part of the mass spectrum of J is shown। The M and M+1 peaks are labeled along with their relative intensities। तो आपको ये दे दिए सारा। अब गौर से देखो, एग्जामिनर ने आसान कर दिया तुम्हारे लिए, खुद लेबल कर दिया है, M पीक ये रही और M+1 ये रही, और दोनों की रिलेटिव इंटेंसिटी आपको दे दी है, ठीक है, 100 और 14.4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स X प्रेजेंट इन J। तो आप अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस N की जगह मैं X लिख दूंगा। X equals to 100/1.1 multiplied by what, abundance of M+1 which is 14.4 divided by 100। What do you get? So ये आपके पास आ जाएगा 13 कार्बन एटम्स, 13 कार्बन एटम्स। X की वैल्यू इज 30 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम में से कोई आंसर करे, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 रिप्रेजेंट्स द कंपाउंड्स प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन। तो आपको दोनों का फॉर्मूला दे दिया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। Suggest one difference in the fragmentation patterns of the mass spectra of these compounds। One difference, good। So propene will give you a CH3 fragment, cyclopropane will not give you that fragment। Do you understand why? तो है ही नहीं उसके पास कोई CH3 यार, CH2 से है ना, CH2 दे देगा या C2H4 दे देगा या पूरा दे देगा, लाइक CH3 की पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो ये CH3 दे सकता है जो यहाँ से नहीं आ सकता। तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट यू कैन पिक ऑन व्हाट, ऑन द मास स्पेक्ट्रा ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो आप क्या लिखेंगे, लाइक द propene will produce a fragment, will produce CH3 plus fragment with a mass to charge value of 4, with a mass to charge value of 50, ठीक है। ये आपका आंसर है। डू ऑफ यू मेक सेंस ऑफ दैट? बिकॉज ऐसी बात है, आप मॉलिक्यूल को देख के आराम से पिक कर सकते हैं, कोई एक ऐसा फ्रैगमेंट जो इन दोनों में से कोई एक बनाता हो और दूसरा ना बनाता हो ना। देखो यहाँ हमारे जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं ना, वो ये बना सकता है, क्योंकि देखो ये आपको क्या दे सकता है, CH2, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे CH2 आ सकता है इस वाले फ्रैगमेंट से, या आपको C2H4 दे सकता है, C2H4 दे सकता है, या आपको C2H6 देगा, ये C2H6 दे देगा, सारे, या C3H6 सॉरी। तो आपके पास सारे जो यहाँ से आ सकते हैं वो यहाँ भी आएंगे, बट एक यहाँ पे एक ऐसा फ्रैगमेंट आएगा जो ये नहीं दे रहा होगा। वो किसका होगा? 15 मास टू चार्ज रेशियो का, मिथाइल फ्रैगमेंट का जो आपके पास आ रहा होगा, वो साइक्लोप्रोपेन आपको नहीं दिखेगा, लाइक द मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड X C5H10O2 is recorded। The peak heights of the M and M+1 peaks are 22.65 and 1.25 respectively। Use these data to show that there are 5 carbon atoms present in one molecule of X। ये आप कर लेंगे, ये तो आप कर लेंगे ना, हाँ। चलो आते हैं मेन चीज पे जो हमने करनी है, लास्ट बिट जो रह गया इसका। So organic compounds containing the halogens क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है ना। आपके कोर्स में ये आधा इधर है, आधा A2 में, तो जो AS वाला पार्ट है वो भी हम करेंगे। देखो अब तक तुम जो मास स्पेक्ट्रम देख चुके हो ना, उसमें अगर मैं पूछूं कि लेबल्ड पीक्स तुम कौन कौन सी पढ़ चुके हो, तो 2 किस्म की लेबल्ड पीक्स तुम पढ़ चुके हो। कौन सी थी? M पीक और M+1। अब तुम एक और लेबल्ड पीक पढ़ोगे जो होती है M+2 पीक। क्या होती है? M+2 पीक। A2 में, जब A2 में आएंगे देखेंगे, अभी ये कर लेना है। So which peak should we identify on mass spectra for halogens? और सिर्फ 2 halogens की यहाँ बात हो रही है, क्लोरीन या ब्रोमीन। आप मास स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफाई करके, एग्जामिनर आपको ना भी बताए ना, सिर्फ ये बता दे भाई इस कंपाउंड में एक हेलोजन है, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो आपको स्पेक्ट्रम दे दे, देख के आप पिक कर लेंगे भाई कि ये इसमें क्लोरीन है या ब्रोमीन। आप आराम से बात है किस तरह। विच पीक्स शुड बी आइडेंटिफाई ऑन मास स्पेक्ट्रा टू गेस द हेलोजन, कि वो क्लोरीन या ब्रोमीन है। देख देता हूँ, मोनो हेलोजन का यहाँ मतलब है क्लोरीन और ब्रोमीन, नॉट ऑल हेलोजेंस, ओनली क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, ठीक है ना।
सो आप कौन सी पीक्स देखते हैं? आंसर इज m ratio m plus 2 peak. You look at the abundance of what? Of the m peak and the m plus 2 peak. आपको ये दो पीक्स चाहिए होती हैं टू गेस कि हेलोजन जो अंदर है ना, एक हेलोजन मॉलिक्यूल, हेलोजन एटम, वो एक हेलोजन क्लोरीन है या फिर क्या है, ब्रोमीन है। किस तरह? बहुत आसान है। ये देखो, यहाँ देखो, if the ratio of m and m plus 2 peak, if the ratio of the abundance of m and m plus 2 peak is 3:1, is what? 3:1, versus if the ratio of m and m plus 2 peak is 1:1। ये दो पॉसिबिलिटीज है आपके कोर्स में, ठीक है ना। अगर m और m plus 2 peak की abundance का रेशियो 3:1 आता है, the halogen is chlorine। हेलोजन इज व्हाट? क्लोरीन। और क्यों होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और अगर जो है वो आपके पास m और m plus 2 पीक जो है उसका रेशियो ऑफ जो अबंडेंस है, अबंडेंस का जो रेशियो है, हम यहाँ हाइट की बात करें, ठीक है ना, अबंडेंस का जो रेशियो है, दैट टर्न्स आउट टू 1:1, यानी हाइट में दोनों बराबर नजर आ रही हैं आपको पीक्स, लाइक m और m plus 2, तो फिर द हेलोजन इज व्हाट? हेलोजन इज ब्रोमीन। हेलोजन इज व्हाट? इज ब्रोमीन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज द केस, ठीक है ना। क्लोरीन के आइसोटोप याद है? दो 35 एंड 37। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ क्लोरोमीथेन है। क्या है? क्लोरोमीथेन। तो CH3Cl में अगर तुम Cl को 35 डालो तो व्हाट बी द मॉलिक्यूलर मास? CH3Cl में अगर तुम Cl को 35 डालो, व्हाट बी द मास? तो आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 50। और अगर मैं बोलूँ क्लोरीन को 37 डालो तो मास क्या हो जाएगा? 52। तो 50 और 52 में कितना फर्क है? इसीलिए है m plus 2। समझ में आ गई? लाइक बिल्कुल इस तरह अगर तुम CH3Br लेते और एक में Br 79 होता और दूसरे में 81 होता तो अगेन डिफरेंस कितना हो जाता? 2 का। इसलिए m and m plus 2। सवाल ही पैदा, ये तो हमें समझ में आ गया m और m plus 2 क्या होता है। अब सवाल पैदा होता है 3:1 1:1 क्या होता है? सिंपल है। 35 और 37 का याद है रिलेटिव अबंडेंस का रेशियो क्या था? क्लोरीन 35 का रेशियो क्या होता था विद क्लोरीन 37? 3:1। इसलिए पीक का भी रेशियो हम 3:1 ले रहे होते हैं। और ब्रोमीन के जो दो आइसोटोप्स होते हैं 79-81 वो 1:1 होता है, इसलिए पीक का भी रेशियो यहाँ पे क्या ले रहे होते हैं? 1:1। बस इतनी सी लॉजिक होती है। लाइक कोई इतना मुश्किल नहीं होता, कोई आप नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, उसके एप्लीकेशन बस नया पढ़ रहे हैं। और इतना सिंपल सवाल आता है यार, इसके इस टॉपिक का तो सवाल, ये जो m और m plus 1 है उससे भी सिंपल सवाल होते हैं इसके। लाइक सिंपल, आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सी पीक देख रहे हैं, उन पीक की आपने हाइट क्या देखनी है। बराबर हाइट हेलोजन ब्रोमीन है, 3:1 हाइट m और m plus 2 की क्लोरीन हेलोजन है। बस आपको इतना पता, इतना आपसे एग्जाम में पूछेंगे, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो मैं वर्बली बोला था उसकी थ्योरी लिख दी है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 क्लोरीन और ब्रोमीन एटम क्या नाम है, produces an m plus 2 peak in addition to the m peak. Chlorine has two naturally occurring isotopes 35 and 37 which exist in the ratio 3:1, and bromine also has two naturally occurring isotopes 79 and 81 which exist in the ratio 1:1, ठीक है। Therefore the ratio of m and m plus 2 peak can easily determine if the halogen is chlorine or bromine। अगर m और m plus 2 peak का रेशियो आपस में 3:1 है, अबंडेंस का रेशियो, रिलेटिव अबंडेंस का रेशियो अगर 3:1 है तो हेलोजन क्लोरीन हो जाएगा। लाइक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिए क्लोरोमीथेन और क्लोरो क्या नाम है, दोनों ही क्लोरोमीथेन है, एक में 35 है एक में 37 है, इनका आपस में रेशियो 3:1 होगा इनकी पीक का। लाइक बिकॉज आपके पास 35 3 टाइम्स मोर कॉमन होता है 37 से, ठीक है। अबंडेंस का रेशियो ये मास टू चार्ज का रेशियो नहीं है, मास टू चार्ज तो ये होगा m और m plus 2 होगा। समझ में आ गई ना। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल CH3Cl का तो 35 आइसोटोप ऑफ फ्लोरीन 50 है, तो इसका जो होगा मास टू चार्ज क्या होगा, वो 52 होगा। तो 50 और 52 पे जो आप पीक्स देख रहे होंगे ना, लाइक उनका रेशियो आपस में 3:1 आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे जो है 79 + 15 कितना होता है यार? 79 + 15 94, हाँ 94 ना। तो ये 94 पे एक पीक दे रहा होगा, ये 96 पे दे रहा होगा। इनका जो आपस में हाइट का रेशियो होगा ना अबंडेंस का, वो क्या होगा? सेम होगा, वो 1:1 होगा। बस ये आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो अगर m और m plus 2 का जो रेशियो है वो 3:1 है तो क्लोरीन है हेलोजन। अगर m और m plus 2 पीक का रेशियो अबंडेंस का 1:1 है तो हेलोजन क्या हो जाता है? ब्रोमीन, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई कुछ, ये बस आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई अ फ्यू क्वेश्चन। एट वन टाइम ब्रोमोमीथेन CH3Br was widely used to control insect pests in agricultural crops and timber. It is now known to break down in the stratosphere and contribute to the destruction of the ozone layer. Samples can be screened for traces of bromomethane by subjecting them to mass spectrometry. Part 1. Which peaks would show the presence of bromine in the compound? कौन सी peaks देखेंगे हम?
M and M plus 2. So you will be looking into what? M and molecular ion and M plus 2 peaks. ठीक है, ये दो peaks आप देख रहे होंगे. Part 2. How could you tell by studying the M and M plus 2 peaks that the compound contained ब्रोमीन rather than chlorine? So आप देख रहे होंगे लाइक अगर आपके पास रेशियो 1:1 आ रहा है ब्रोमीन होगा, 3:1 आ रहा है वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा. सही है. सो आपके बताएंगे that if the ratio of if the M is to M plus 2 ratio equals 1:1, the halogen is bromine. Alternatively आप ये भी ले सकते हैं if the ratio is what 3:1 तो आपका हेलोजन क्या हो जाएगा? क्लोरीन है. ठीक है ना. आप आंसर में ऑल्टरनेटिवली ये भी ले सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The mass spectrum of halogen alkane containing one chlorine atom or bromine atom will show an additional peak at M plus 2. State the isotopes of chlorine and bromine responsible for M plus 2 peaks. कौन सा आइसोटोप है? So क्लोरीन का जो आपके पास आइसोटोप है वो 37 होता है. इसमें प्लस डालने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आइसोटोप आपसे पूछ रहा है. और जो ब्रोमीन का आइसोटोप है वो कौन सा हो जाता है? ब्रोमीन 81 हो जाता है. सो यू नो ना कि M plus 2 हम क्यों देख रहे होते हैं? देखो जो आपके पास यहाँ पे दूसरा वाला आइसोटोप है वो 35 है, 2 यूनिट्स कम है, वो M पीक दे रहा होगा. M plus 2 वाली 81 दे रहा 35 दे रहा होगा. बिल्कुल इस तरह ब्रोमीन का जो 79 वाला होगा वो M पीक दे रहा होगा. जो 81 है वो सही सी बात है M plus 2 पीक आपको दे रहा होगा. लास्ट क्वेश्चन. इसमें ये अब M plus 2 M नहीं है, ये मैंने एक क्वेश्चन निकाला जो थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से एक लेवल ऊपर होएगा. सही है. क्योंकि इसमें मैंने मास स्पेक और इंफ्रारेड दोनों कंबाइन कर दिए. ठीक है. कंपाउंड F contains the elements carbon, hydrogen and oxygen only. All carbon-carbon bonds in F are single bonds. The structure of F was analyzed by mass spectrometry and infrared and NMR spectroscopy. NMR तो आपने किया नहीं, इग्नोर करें. सही है. वो वाला पार्ट भी नहीं मैंने डाला है, सिर्फ वही पार्ट डाला है जो रेलिवेंट है. The mass spectrum shows that the mass to charge value for the M peak is 90. इसका मतलब क्या हुआ? जो molecular mass है सैंपल का वो क्या है? 90 है. The ratio of the heights of M and M plus 1 peaks is 22.1:0.7. तो आपको दे दिया है दोनों peaks का height. Use the ratio of the heights of the M and M plus 1 peaks to calculate the number of carbon atoms in a molecule of F. तो ये आप आराम से कर लेंगे. N equals what? 100 upon 1.1 into abundance of the M plus 1 which is what? 0.7 divided by 22.1. What's the value? 3. तो ये आपके पास है number of carbon atoms 3 आ गए. Suggest the molecular formula of F. अब आपने molecular formula suggest करना है. 1 मार्क का है, ज़्यादा खोपड़ी नहीं चलाना. ट्रायल एंड एरर से करते हैं. किससे करते हैं? ट्रायल एंड एरर से. किस तरह करें मैं बताता हूँ. आपके पास F जो है ना उसमें आपको ये तो पता है 3 कार्बन है. करेक्ट. 3 कार्बन का टोटल मास कितना हो गया? 36. और MR कितना है? 90. कितना बच गया? 54 आपके पास बच गया. ठीक है ना. तो अब आपने उस 54 का इलाज करना है. वो 54 कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब आपको पता है कार्बन तो 3 हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच गए ना कि वो कितने होने चाहिए? 54 हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता लाइक. तब आप ये करेंगे, आपने डिसाइड करना है ऑक्सीजन कितने लूँ मैं. ठीक है. सो कॉमन सेंस इस्तेमाल करना. पहले लो 1O, फिर लो 2O, फिर लो 3O. तीनों का मास चेक कर लो, तुम्हें पता जाएगा तुमने ऑक्सीजन कितने लेने. सिंपल चीज़ रखो, जो बच जाएगा मास वो हाइड्रोजन का हो जाएगा बस. एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16. करेक्ट. 2 ऑक्सीजन का कितना होता है? 32. करेक्ट. 3 ऑक्सीजन का कितना होता है? 48. लोगों मैं 4 भी लिख देता हूँ ना. 4 ऑक्सीजन उसका कितना होता है? कितना है? 64. तो पहली तो चीज़ ये 64 नहीं हो सकता. ऐसे है ना. इन तीनों में से कोई वैल्यू होगी. इफ आई टेक 16 एज द वैल्यू तो 36 प्लस 16 कितना मास होता है? 52. तो 52 के बाद 90 करने के लिए मुझे कितने डालने पड़ेंगे? लाइक 38 डालने पड़ेंगे. नहीं हो सकते ना यार, 1 इज आउट. तो अगर मैं 2 ऑक्सीजन लेता हूँ तो ये 32 हो गया. तो 32 प्लस 36 कितना होता है? 68. फिर भी कितना बच गया? 22 भी नहीं हो सकते लाइक. तीसरे पे आ जाओ. अगर मैं 48 लेता हूँ तो 36 प्लस 48 कितना हो गया? 36 प्लस 48 78 और 84 अगर मैं करता हूँ तो फिर मेरे पास सिर्फ 6 चाहिए. दैट इज अ वेरी प्लॉजिबल, बिकॉज 4 तो पॉसिबल ही नहीं है ना लाइक. तो आपके पास जो है एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि आप ऑक्सीजन क्या ले लें? 3 ले ले. इफ यू टेक 3 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन तो आपके पास 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन फिर आपके पास कितने बच जाते हैं? 6 बच जाते हैं. इनका टोटल मास 6 हो जाएगा. तो दिस विल बिकम द वैल्यू. इस तरह ये करना होता है. A2 में भी इसी तरह ही करना होता है लाइक. तो ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है. ट्रायल एंड एरर आपको लगाना होगा लाइक. इसमें कोई लॉजिक नहीं है किस तरह करेंगे उस तरह करेंगे. देखो हाइड्रोकार्बन होता ना,
हाइड्रोकार्बन आता है या CHO आता है, इस तरह के ही आते हैं। जैसे मैंने अभी एक सवाल तुम्हारे से किया था ना, हाइड्रोकार्बन का तुम्हें जो है वो फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना था, तुमने आराम से कर लिया। भाई कार्बन 6 है तो 72 उसका हो गया और 80 टोटल मास था, आपको बता दिया जो है वो बाकी जो है वो आपके पास ये जो भी सिनारियो था बाकी हाइड्रोजन है। यहाँ पे उसने आपको कार्बन निकलवाया, बता दिया टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना, और आपसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स पूछ रहे पर मॉलिक्यूल, तो आप वो भी आराम से निकाल सकते हैं। लास्ट पार्ट, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ F was obtained. Use the data booklet and your knowledge of infrared spectroscopy to identify the type of bond and the functional group responsible for these three absorptions. तो ये देखिए, तुम्हें थोड़ा बहुत अगर याद हो, तुम्हें याद है मैंने बताया था जो ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो टंग जो होता है, विच फंक्शनल ग्रुप डज इट रिप्रेजेंट? OH. सो आपके पास ये जो दोनों होंगे ना वो OH होंगे। क्या होंगे? ये दोनों OH होंगे। बट गौर से देखो, ये जो आपके पास एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे, ये एब्जॉर्प्शन छोटी वैल्यू पे थोड़ी सी। इसका क्या मतलब हुआ, याद है कुछ? ये तुम देख भी सकते हो वैल्यू, बट वैसे मैं पूछूँ अगर याद हो तो ये जो बड़ी वाली वैल्यू है नॉर्मली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH उसकी वजह से आती है। जो उससे जो थोड़ा सा लोअर वैल्यू पे जो आ रही होती है वो कार्बोक्सिल का जो OH होता है उसकी वजह से आ रही होती है। सो दिस विल बी व्हाट, ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। एंड दिस विल बी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। व्हाट अबाउट दिस वन? 1725 very strong, the sword वाली लाइन, so that is what, that is the carbonyl group, the C double bond O group। और ये भी ऐसी बात है आपके पास वो है ये कार्बोनाइल ग्रुप, पर ये कार्बोक्सिल एसिड का जो सीरियल बॉन्ड होगा ना मोस्ट लाइकली उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। लाइक सो दीज आर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सब A2 के क्वेश्चन है बाय द वे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे AS का नहीं है, सारे A2 के क्वेश्चन जो मैं छोटे छोटे पार्ट्स निकाल के लिए आया था। टुमारो आई डू अ स्पेसिफिक पेपर विथ यू, जिसके अंदर हम देखेंगे एक सवाल जो मास स्पेक्ट्रम तुम्हें दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लाइक, तो उससे तुम्हारा आइडिया भी हो जाएगा।